हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल YCT यूपी बोर्ड क्लास 10th। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव। जी हां, जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं और हम लोग इसको 3 पार्ट में करने वाले हैं। तो 3 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे और हम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों साथ में पढ़ाएंगे। साथ ही साथ SST भी लेके चल रहे हैं और जो आपका हिंदी वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। प्लीज यार अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है। कोई इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर यहाँ पे इशू हो रहा है, ताकि हम आपके इशू को क्या कर पाए बेटा, दूर कर पाए। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे करने वाले हैं और आपके बेटा बोर्ड में आएंगे। जी हाँ, ये बोर्ड के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या चैप्टर 5 है बेटा, वो क्या है, जैव प्रक्रम। जी हाँ, जो अपना चैप्टर 1 से लेके 4 तक है वो केमिस्ट्री है। उसके बाद चैप्टर 5 जो है आपका, वो क्या बेटा, जैव प्रक्रम है। ठीक है ना। चलिए, तो बहुविकल्पी यहाँ पे करने वाले हैं प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं। आपके बेटा बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। कोई इशू होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सर, प्रश्न है क्या कि अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल होता है, यानी कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो आपके अमाशय में पाया जाता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कीजिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, कि अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल का यहाँ पे बेटा नाम लिखना रहेगा, कि अमाशय में कौन सा अम्ल बेटा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो अमाशय होता है उसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी उपस्थित होता है। और यह अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है और इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। जो एंजाइम होते हैं वो हमारे जो बॉडी में अमाशय में उत्पन्न उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक के ही वजह से बनाता है और इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को भी नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न बेटा, कवक किस प्रकार का पोषण करता है, यानी जो कवक होता है बेटा, वह किस प्रकार का यहाँ पे पोषण करता है। स्वपोषी है, विषमपोषी है, प्रकाश संश्लेषी है या रासायनिक संश्लेषी है। तो याद रखिएगा, जो कवक होता है यह किस प्रकार का पोषण करता है, यह अपना जो होता है बेटा, यह विषमपोषी पोषण करता है। क्या होता है बेटा, विषमपोषी पोषण करता है। जो कवक होता है किस प्रकार का पोषण करता है, तो करता है बेटा विषमपोषी पोषण करता है। तो यानी विषमपोषी या परपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी को बेटा परपोषी के नाम से जानते हैं। तो सीधा बताइएगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी क्लोरोफिल पाया नहीं जाता। ये जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होते बेटा, आश्रित होने के कारण परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जितने भी जंतु और कवक होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते बेटा, विषमपोषी या फिर परपोषी जीव होते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आपके यह बोर्ड में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न तीसरा वाला, मछली के हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं। जो मछली होती है भाई, उसके हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं। उनका दिल होता है, उसमें कितने कोष्ठों की संख्या होती है। एक होती है, दो होती है, तीन होती है या फिर चार होती है। तो जो बेटा मछली होती है उसमें कोष्ठों की संख्या दो होती है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या दो होती है, यानी कि जो मछली होती है उसमें कुल दो कोष्ठ होते हैं। कोष्ठों की संख्या बेटा दो होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है और चौथा नंबर वाला है, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, जो ग्वाइटर रोग। अच्छा, ग्वाइटर जो रोग होता है ये कहाँ पर होता है, ये गले में होता है। कहाँ पर बेटा, गले में होता है, जिसको घेंघा रोग भी कहते हैं। याद रखना बेटा, घेंघा रोग भी कहते हैं। घेंघा रोग भी हमारा किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो सी वाला बेटा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे ग्वाइटर या घेंघा रोग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो घेंघा या जो ग्वाइटर रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है। जो मनुष्य होते हैं उनका मूत्र होता है वो कहाँ संग्रहित होता है। अच्छा, यहाँ पे मनुष्य की बात करा है बेटा, तो चाहे आपके नर हो, क्या होता है बेटा, नर हो
या फिर मादा हो, नर हो या फिर मादा हो, इन दोनों में बेटा जो मूत्र होता है वो संग्रहित होता है मूत्राशय में। कहाँ पर होता है? मूत्राशय में होता है और मूत्रवाहिनी के माध्यम से बेटा वो मूत्र बाहर निकलता है। अगला यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी वाला, तो मनुष्य में मूत्राशय में संग्रहित होता है और यह एक खोखला पेशीय थैलुनमा क्या होता है? अंग होता है। अगला यहाँ पे है स्पाई, स्पाई गो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पाई हाँ गो मैनोमीटर का उपयोग बेटा कहाँ पर किया जाता है? तो छठा का यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन, रक्तदाब मापने में उपयोग करते हैं। तो स्पाई हाँ वो मैनोमीटर का उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं बेटा? हम लोग करते हैं रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नापने में किया जाता है। अगला है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान एटीपी अणु का निर्माण होता है? यानी कि एटीपी अणु का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो होता है बेटा श्वसन के द्वारा। जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो वहां पर किसका निर्माण होता है? तो वहां पर होता है एटीपी अणु का निर्माण होता है। यानी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जब हम लोग मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ-साथ बहुत सारी गैसेस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जब हमारा क्रिया होता है ना, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो जब श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। फिर वही अणु जो हमारी बॉडी होती है, उसका उपयोग करती है, किसके लिए? कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है तीन कोष्ठी हृदय पाया जाता है, यानी जो तीन कोष्ठी हृदय किसमें पाया जाता है? अच्छा 4 होता है बेटा, तो जो 4 कोष्ठक होते हैं वो होते हैं मनुष्य में, लेकिन 3 जो हृदय बेटा कोष्ठ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके सरीसृप में। किसमें बेटा? सरीसृप में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, यानी 3 कोष्ठी हृदय सरीसृपों में पाया जाता है, सरीसृपों में पाया जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग बेटा क्या होता है? एक जो आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है बेटा? वो होता है क्षुद्रांत होता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बेटा? क्षुद्रांत होता है और ये 2026 के जीजे पेपर कोड और जीयू पेपर कोड में आया हुआ है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आने वाला। तो जो क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत को क्या बोलते हैं बेटा? छोटी आंत बोलते हैं। यह अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है और अतः इसका बी क्या है? राइट आंसर है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी वाला। हो गया। उसके बाद यहाँ बेटा 10वां वाला है। 10वां वाला क्या बोल रहा है कि मानव में निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है? मतलब उत्सर्जन तंत्र के संबंधित कौन सा होता है? तो बेटा विक्र होता है। जो विक्र होता है ये हमारा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। विक्र जो होता है क्या होता है बेटा? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है डी वाला, मानव में विक्र उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है और विक्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे मूत्र को निकालना होता है। ये पॉइंट में याद कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बोर्ड के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और हम वो सारे टॉपिक आपको करवा रहे हैं। अगला यहाँ पर बेटा प्रश्न है क्या है कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है, विखंडन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य में या केंद्रक द्रव्य में या फिर लाइसोसोम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा कोशिका द्रव्य में। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में जो है बेटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आप पॉइंट में लिख दीजिए कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन ग्लाइकोलिसिस नामक प्रक्रिया से होता है जो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या है अपना कि आलिंद व निलय किस मानव अंग के बेटा भाग होते हैं? जो आलिंद और निलय बेटा किस हमारे मानव अंग के भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला, यानी कि हृदय के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं बेटा? हृदय के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? हृदय के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? हृदय। तो आलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं बेटा? तो हृदय के भाग होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आलिंद व निलय मानव अंग के हृदय के क्या होते हैं?
भाग होते हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे 13 नंबर वाला, बेटा 13 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, यह प्रक्रम होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, इसको क्या कहती हैं? तो यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा अपना कोशिका द्रव्य में। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान होता है, जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। क्लियर है ना? अगला यहाँ बेटा प्रश्न है 14 नंबर वाला, क्या है? अपोहन संबंधित है बेटा। अपोहन संबंधित कौन सा है? 14 नंबर वाला इंपॉर्टेंट बेटा, तो है आपका उत्सर्जन से। अपोहन किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से होता है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपका आता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइएगा। चलिए बेटा आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है अपना। तो जो अपोहन का एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। और अपोहन यानी कि बेटा डायलिसिस का उपयोग गुर्दे किडनी के काम करने के पर रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? अगला और 15 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रोसेस के लिए बेटा क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा बेटा जल इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा आपका क्लोरोप्लास्ट, और चौथा क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। यानी कि यहाँ पे राइट वाला आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेटा कौन सा? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। यानी कि आप सीधा लिखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट व सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। यानी कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारा हरा जो पेड़ पेड़ की पत्तियां नहीं होता, जो आपका क्या होता है बेटा? पेड़ की पत्तियां नहीं होता, जब यह क्या करता है, यह अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और जल को लेता है, यानी कि उष्मा को लेता है, साथ ही साथ प्रकाश जब इसमें पड़ती है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके द्वारा ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन देता है। और ये जो ग्लूकोज होता है यह अपना ले लेता है भोजन के लिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है शुद्ध, वो हमें प्राप्त होता है और हम उसका ऑक्सीजन उपयोग करते हैं अपने श्वसन के लिए। अगला यहाँ पे है द्वार कोशिका पाई जाती है। यानी द्वार कोशिका बेटा कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे है फेफड़े में, यकृत में, स्टेमा में या फिर हृदय में। तो जो बेटा द्वार कोशिका पाई जाती है वह पाई जाती है यहाँ पे स्टेमा में। द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो द्वार कोशिका जो पाई जाती है बेटा स्टेमा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्टेमा में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे सीधा करेंगे कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं स्टेमा में पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं स्टेमा के खुलने और बंद होने को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। अगला यहाँ पे है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यानी जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, क्या बनता है? तो बनता है बेटा पायरुवेट। क्या होता है? पायरुवेट का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। ठीक है ना? बोर्ड परीक्षा 2025 में आया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है इसके प्रक्रिया के बाद ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट यानी कि पायरुवेट अंतिम उत्पाद बनाता है। जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, किसमें टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। और यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्मा में होती है। कहाँ पर होती है? जो कोशिका होती है उसमें होती है साइटोप्लाज्मा, उसमें ये होती है। और यह ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों स्थितियों में संपन्न होती है। ऑक्सी मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन होगा, और अनॉक्सी मतलब जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र का बेटा भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे विक्र भी होता है, विक्राण भी होता है, गोमान संपूर्ण भी होता है, न्यूरॉन जो होता है नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग देख लें। बिल्कुल सर जी। तो जो विक्र होता है, विक्राणु और बोनम संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं, परंतु न्यूरॉन उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। न्यूरॉन तब क्या होता है? तो जो न्यूरॉन होता है बेटा यह तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका होती है जो संवेदनाओं और आदेशों के संचार के लिए क्या होता है बेटा? जिम्मेदार होता है। आदेशों और संचार के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगला यहाँ पे है 19 नंबर वाला, फुसफुसी कोशिकाएं पाई जाती है। जो फुसफुसी कोशिकाएं होती हैं यह कहाँ पाई जाती हैं? 19 का राइट आंसर बताइए। तो बेटा
डी में, यानी कि फेफड़ों में पाई जाती हैं। जो फुसफुसी कोशिकाएं होती हैं कहाँ पाई जाती है बेटा? फेफड़ों में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, फुसफुसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फुसफुसी कोशिका जो होती है बेटा, यह फेफड़ों में पाई जाती है। किसे पाई जाती हैं? फेफड़ों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? फेफड़ों में पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं फेफड़ों के अंदर वायुष्ठ कोशिकाओं की दीवार में स्थित होती हैं और गैसों के आदान प्रदान व O2 और CO2 के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है बेटा? निभाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 20 नंबर वाला। क्या है प्रश्न? ध्यान देना बेटा। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसके दौरान कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो वो होती हैं, सबसे पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। प्रकाश उत्सर्जन का रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण व जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन विपाटन होता है, ये भी सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? तो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन विपाटन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये सभी घटनाएं होती हैं। अतः विकल्प डी क्या है बेटा? राइट आंसर है। और यहाँ पे क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। अगला यहाँ पे है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो सर पायरुवेट की विखंडन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? वो संपन्न होती है बेटा यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी कि पायरुवेट एक 3 कार्बनिक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है, लेकिन पायरुवेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। पायरुवेट अवायवीय श्वसन में इथेनॉल और लैक्टिक एसिड में टूटता है तथा वायवीय श्वसन में डीकार्बोक्सिल डीकार्बोलेशन प्रक्रिया द्वारा एसिटिल में एंजाइम को में बदल देता है। अगला यहाँ पे है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, यानी जो पौधे होते हैं उसमें बेटा फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। जो फ्लोएम होता है पौधों में, यह क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यानी कि जो फ्लोएम, यह एक जटिल ऊतक होता है जो पत्तियों में बने भोजन भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? जो मनुष्य होते हैं उसमें बेटा पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो होती है मुख से। मतलब मुख से ही तो होती है। जब खाते हैं तो वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख द्वार से शुरू होता है। मुख मुख में आहार को चबाया जाता है। मुख द्वार लार ग्रंथियों की 3 जोड़ियां, यानी कि पायरियोटिड, सब मैट्यूबुलर और अवजिन्नी द्वारा बड़ी मात्रा में 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार स्रावित की जाती है और उसे जीभ की मदद से चबाए गए भोजन को मिलाया जाता है। अगला है, गुर्दों की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेटा विक्राणु, यानी कि नेफ्रॉन भाग लेता है। तो उत्सर्जन की के लिए जिम्मेदार गुर्दे का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अतः नेफ्रॉन यानी विक्राणु जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है। अगला है, और यहाँ पे 25 टॉप 25 मैं 3 इसको वीडियो में पार्ट में ले आऊंगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के लिए किस भाग में होता है? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जो प्रक्रम के टॉप 25 क्वेश्चन बताए हैं, आप इन क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ऐसे-ऐसे करके हम पूरा-पूरा इसको चैप्टर आपका कंप्लीट करवा देंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।